मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड पर पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। कल पोस्टमार्टम के बाद दुलारचंद के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन मोकामा में तनाव बरकरार है। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी तैयारी की है। पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। अनंत सिंह और उसके भतीजे समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर आरोप है और कल पोस्टमार्टम के लिए शव को बाढ़ ले जाते वक्त भी बवाल हुआ था और समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली थी। दुलारचंद के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। चुनाव आयोग ने भी जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। दुलारचंद हत्याकांड पर एक्शन पुलिस का अब तेज हो चला है, तो वहीं अभी भी वहां पर जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले को लेकर छानबीन अभी भी पुलिस की तरफ से जारी है। लेकिन ये जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 2 लोगों को अब तक इस पे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं मोकामा में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जंगल राज या सुशासन की सरकार 2025 के बिहार में किसकी बहार है? बाहुबलियों की या फिर शासन प्रशासन की? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार फिर बिहार में चुनाव है, बाहुबलियों के इलाके में तनाव है। उधर से ईटा चला दिया। ईटा पत्थर और गोलीबारी भी की है। से 10 आदमी आया, लाठी ईंटा लेकर के, ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। सीबीआई जांच का मांग करते हैं और जो भी व्यक्ति जो नॉमिनेट हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। गंगा के किनारे पटना जिले का मोकामा क्षेत्र कई दशकों से पूरे बिहार के लिए अपराध का केंद्र रहा है। यहां 1-2 नहीं, बाहुबलियों की पूरी जमात सक्रिय रही है, जिसमें 2 सबसे बड़े नाम हैं सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, जिनका एक नाम छोटे सरकार भी है। इनकी आपसी रंजिश की वजह से पिछले कई सालों से मोकामा की मिट्टी कई बार खून से लाल हुई है। एक बार फिर चुनावी मैदान में पॉलिटिकल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है, जिसने ऐन चुनाव में से 5 दिन पहले चुनाव आयोग के साथ साथ नीतीश सरकार के लिए चुनौती खड़ी करती है। सालों से मोकामा अशांत रहा है। एक बार फिर मोकामा की मिट्टी खून से लाल हुई है और आरोपों के घेरे में वही बाहुबली नेता अनंत सिंह है। दशकों से गंगा किनारे का ये इलाका मोकामा पूरे बिहार के लिए अपराध का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। कभी श्याम सुंदर सिंह, कभी दिलीप सिंह, उसके बाद सूरजभान सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों ने कभी भी इस इलाके को शांत नहीं रहने दिया। आज जब पूरे बिहार में नीतीश सरकार सुशासन कायम करने का दम भरती है, तो इस माहौल में भी सुशासन बाबू के 20 सालों के शासन के बाद भी मोकामा अशांत ही नजर आता है। कभी दबंग मानी जाने वाली जाति भूमिहार के आपसी वर्चस्व की वजह से, तो कभी भूमिहार और यादवों की लड़ाई के चलते मोकामा का मिजाज रक्त रंजित ही रहा है। अब एक बार फिर मोकामा के भीतर चुनाव के माहौल में जबरदस्त तनाव नजर आ रहा है और जिस प्रकार से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी की चुनावी जनसंपर्क के दौरान दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई, उसके बाद इस पूरे इलाके का माहौल, खास करके राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्मा उठा है और नीतीश बाबू की सरकार पर कानून व्यवस्था की चरमराई हुई स्थिति को लेकर तमाम सवाल खड़े करते हैं। दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल गोली लगने से मौत की जानकारी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इंजरी की वजह से उनकी मौत हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश बाबू की सरकार बाहुबली अनंत सिंह तक जो बिहार की पुलिस है कब तक पहुंचती है और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय कब तक मिल पाता है। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या केस में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अनंत सिंह समेत 5 लोगों को एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के बाद 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस मामले में डीजीपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है।
दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम हो गया। दुलारचंद यादव के शव को उनके गांव ले जाया गया। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो ये जरूर बता रहे हैं कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की जान नहीं गई है। उनके शव यात्रा के दौरान आपको बता दें कि उस दौरान भी पथराव किया गया था, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें फायरिंग की भी खबर आई थी। लेकिन अब इस मामले में जिला प्रशासन ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी, जिसमें कहा गया कि कुछ समाचार माध्यमों द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि मोकामा में श्री दुलारचंद यादव की अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान फायरिंग हुई। जिला प्रशासन पटना ये स्पष्ट करता है कि फायरिंग जैसा समाचार पूर्णतः अपुष्ट एवं तथ्यों के विपरीत है। इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। जिलाधिकारी पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पटना स्वयं मोकामा तथा बाढ़ क्षेत्रों में कैंप किए हुए हैं। आम जनता से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो वहीं पटना पुलिस ने मोकामा हत्याकांड में अब तक की हुई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी दिया है। इसमें टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 एफआईआर जो है दर्ज की गई हैं। इसमें जो है दोनों जो दल हैं उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे पर पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस पर चुनाव में आपको बता दें कि आमने सामने खड़े दोनों बाहुबली भी राजनीतिक बयानबाजी करने से नहीं चूक रहे, क्योंकि दुलारचंद यादव हत्याकांड में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा को अंगड़ी में पहन ले था, रेलवे में कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। एक व्यक्ति ने कही, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन है, और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। और इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का, जो कि पूरे देश पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। तो बिहार में चुनावी हिंसा का इतिहास काफी पुराना है, जिसकी शुरुआत 1965 से मानी जाती है, जो 60 सालों बाद 2025 में भी जारी है। भारत में बूथ कैप्चरिंग का पहला मामला भी बिहार से जुड़ा है। 1957 में बेगूसराय जिले में पहली बार यह घटना घटी और बूथ कैप्चरिंग का शब्द सुर्खियों में आया। इसके बाद बिहार की राजनीति में हिंसा की खबरें हर चुनाव की सुर्खियां बनने लगी, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई और फिर पूरे 90 के दशक तक बिहार में कई बड़े नेताओं की हत्या हुई। तो 1965 में कांग्रेस के विधायक शक्ति कुमार की हत्या कर दी गई। 1972 में सीपीआई के विधायक मंजूर हसन की हत्या की गई। 1984 में नगीना सिंह, इसके बाद 1990 में जनता दल विधायक अशोक सिंह, 1998 में मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद और 1998 में ही कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक अजीत सरकार। तो हत्याकांड ने बिहार के चुनावी इतिहास को रक्त रंजित बना दिया। तब बिहार चुनावी हिंसा, बूथ लूट और अपहरण के लिए बदनाम हुआ करता था। 1980 और 1990 का दशक ऐसा था जब मतदान का मतलब डर और दहशत हुआ करता था, जिसमें लोगों की जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं थी।
1977 में चुनावी हिंसा में 26 लोगों की जान गई थी, तो वहीं 1985 में यह संख्या बढ़कर आपको बता दें कि 69 तक पहुंच गई। 1990 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 87 मौतें हुई, जो बिहार की सबसे भयावह चुनावी हिंसा मानी जाती है और यहीं से बिहार में जंगलराज जैसे सियासी जुमले का जन्म हुआ। 1990 के दशक के मध्य से ही लालू के विरोधियों ने जंगलराज का नारा देना शुरू किया। 90 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 97 में जेल जाने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस दौरान 1995 के आसपास बीजेपी और तक की समता पार्टी, जो आज जनता दल यूनाइटेड है, दोनों ने मिलकर राज्य में खराब कानून व्यवस्था, अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार को लेकर जंगलराज शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो प्रतीकात्मक तौर पर यह बताने के लिए था कि राज्य में कानून की जगह पर जंगल का नियम है, यानी कि जो शक्तिशाली है उसका शासन है। 1995 के चुनाव के दौरान ही जंगलराज शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल जोर पकड़ने लगा था। 1997 के अगस्त महीने में पटना हाई कोर्ट में 2 जजों की एक डिवीजन बेंच ने कृष्णा सहाय नाम के शख्स की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो जल निकासी से जुड़ा हुआ मामला था। सुनवाई के दौरान जजों ने मौखिक तौर पर कहा था कि स्थिति जंगलराज से भी बदतर है, जहां जजों के आदेश का भी सम्मान नहीं होता। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आरजेडी शासन से जोड़ा गया, क्योंकि उससे 1 महीने पहले ही लालू यादव जेल गए थे और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद जंगलराज शब्द को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा नारा बना दिया। खासकर कि बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने बार बार इस्तेमाल कर जंगलराज शब्द को चर्चा में ला दिया, जो 2000 के चुनावों में जोर पकड़ लिया। ऐसा कि नीतीश कुमार पहली बार आरजेडी की सरकार को अल्पमत में ले आए, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। हालांकि नंबर गेम की वजह से वो 7 दिनों के लिए ही पद पर रह पाए, लेकिन जब 2005 में नीतीश ने सत्ता में वापसी की तो सबसे पहले जंगलराज को खत्म करने का ही काम किया। उनके वादों की हर लिस्ट में सबसे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर रहता था। लेकिन आज क्या हालात हैं? जंगलराज के जवाब में नीतीश कुमार ने खुद के राज के लिए सुशासन का नारा बुलंद किया, जो आज 20 साल बाद भी लालू परिवार के खिलाफ बीजेपी और जेडीयू नेताओं की जुबान पर सबसे बड़ा नारा है। यहां तक कि दिल्ली से प्रचार के लिए आ रहे बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक भी जंगलराज के दिनों का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। एक दिन पहले ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान को आपको सुनवाते हैं। वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। मैं कहूंगा जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। लसीसराय का एक एक वार्ड जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चटपेट में था। खून, अपहरण, फिरौती चरम सीमा पर था। और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज में। जाहिर है 1995 से शुरू हुआ जंगलराज का मुद्दा 2025 में भी जिंदा है। लखीसराय की रैली में अमित शाह ने कहा कि 2005 के पहले पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था। उन्होंने कहा कि सभी उद्योग, व्यापार बंद हो गए थे, बस अपहरण और फिरौती का धंधा चलता था। अमित शाह ने पूरा ब्यौरा भी सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज में कुल 32,000 किडनैपिंग की घटना हुई तो कुल 12 बड़े नरसंहार हुए। लेकिन अब आरजेडी नीतीश राज पर सवाल उठा रही है, क्योंकि
क्योंकि 20 सालों से वो सरकार में है। सवाल है कि क्या 1995 में जंगल राज शुरू हुआ था तो 2025 में क्या मंगल राज आ चुका है? इस पर आंकड़े क्या कहते हैं वो भी देखना जरूरी है। इसके लिए हमने लालू राबड़ी राज के आखिरी साल 2004 और नीतीश सरकार के आखिरी साल 2023 के आंकड़े की तुलना की, क्योंकि एनसीआरबी ने अभी 2024 का डेटा जारी नहीं किया है। तो अब जरा देखिए, 2004 में बिहार में 3801 मर्डर के केस दर्ज हुए थे, जबकि 2023 में 2882 हो गए। 2004 में रेप केस की संख्या 1063 थी, जबकि 2023 में यह संख्या 902 रह गई। 2004 में हुए दंगे की संख्या थी 9199, जबकि 2023 में दंगों की 5097 घटना हुई। 2004 में डकैती की 2909 घटनाएं हुई, तो वहीं 2023 में डकैती की 2268 घटना हुई। हमने बहुत शॉर्ट में आपके सामने देखिए दोनों ही राज की तुलना की, यानी कि लालू राज और नीतीश राज। जाहिर है आंकड़े कम तो हुए हैं, लेकिन नीतीश सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है वो भी धरातल पर नजर नहीं आते हैं। आंकड़े अब भी डरावने हैं और बिहार देश में अपराध के मामले में अब भी दूसरे नंबर पर है, जो नंबर 2,31,000 के पार है। और इसीलिए एक बार फिर जब मौकामा रक्त रंजित हुआ तो आरजेडी को भी बोलने का मौका मिल गया। फिर से सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अपराध का पुराना दौर लौट रहा है, क्योंकि शासन पर नीतीश की पकड़ ढीली हो रही है। जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव की हत्या ने साफ संकेत दिया कि जमीन पर निजी रंजिश में किसी की हत्या कर देने का शगल अब भी खत्म नहीं हुआ है। मोकामा में किस तरह से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किस तरह से हमारे दुलार चंद यादव जी की हत्या की गई है, गोली मारी गई है, गाड़ी से उनके ऊपर चढ़ाई गई है। तो लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लालू जी और राबड़ी देवी हैं ना। अभी तक समझ में नहीं आता है भाजपा एनडीए वाले को। आज अब प्रश्न पूछ रहे हैं और अगर हम उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग तो कहेंगे कि 15 साल पहले जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। हालांकि बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की राय में मोकामा में हुई हत्या की वारदात के लिए नीतीश दोषी नहीं है। कि अभी पूरा बिहार सरकार चुनाव में तो ये ज्ञानेश कुमार के अंतर्गत है, जो चुनाव मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनकी जिम्मेवारी है ये देखने की कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अभी नीतीश कुमार की जिम्मेवारी नहीं है और जवाबदेही भी नहीं है। गिरफ्तारी तो होती ही है, बाद में आप सुपरविजन करके किसी को लगे कि नहीं ये गलत नाम आ गया है तो सुपरविजन के बाद होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर आपको तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है। तब इसे समझिए। अब मैं क्या ज्यादा कहूँ कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है। लेकिन सवाल सिर्फ मोकामा में हुए ताजा हत्याकांड का नहीं है। अगर आप 2025 में बिहार में अपराध का ग्राफ देखेंगे तो नीतीश सरकार सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है। इस पूरे साल कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने सुशासन बाबू की पूरी छवि पर ही सवाल उठाने का काम किया। सबसे पहले देखिए 17 जुलाई पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती चंदन मिश्रा की 5 बदमाशों ने कमरे में गोली उनको मार दी। उसके बाद 12 जुलाई पटना के रामकृष्ण नगर में विक्रम झा नाम के एक दुकानदार को गोली मार दी गई। 10 जुलाई पटना में बालू माफिया रमाकांत यादव की हत्या। उससे पहले देखिए 6 जुलाई को दानापुर में एक स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को ही नालंदा के डुमरावा गांव में डबल मर्डर हुआ। 4 जुलाई को गांधी मैदान इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर। 4 जुलाई को ही सिवान में तलवार से हमला कर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 25 जून नालंदा के बिहार शरीफ में 2 शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 जून गया में गैंगवॉर में पंकज वर्मा नाम के युवक की हत्या की गई। 19 जून को अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के घर के करीब फायरिंग हुई। 15 जून भागलपुर में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। 12 जून छपरा में डबल मर्डर की वारदात ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 9 जून पटना में पिता और बेटी का डबल मर्डर। तो उसमें सबसे ज्यादा दहशत पैदा करने वाली घटना
दो घटनाएं रहीं। पहला, गांधी मैदान जैसे पौष इलाके में मगध हॉस्पिटल में माली गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, और दूसरा पारस हॉस्पिटल के भीतर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या की वारदात रही, जिसने पूरे सुशासन बाबू की छवि पर दाग लगाने का काम किया। इसी की वजह से नीतीश बाबू की सरकार चुनावी साल में सवालों के घेरे में आ गई। राजनीतिक विरोधी ही नहीं, विश्लेषक भी सवाल पूछ रहे हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ये बिल्कुल प्रशासनिक और पुलिस का मसला है, क्योंकि अनंत सिंह पर एफआईआर हुआ है और दुलारचंद यादव की तरफ वाले भी जो लोग हैं, कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने भी एफआईआर किया है, लेकिन कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें यह साबित हो रहा है कि दुलारचंद यादव भी पत्थरबाजी करते नजर आ रहा है। तो अब ये पुलिस जांच का विषय है, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप मोकामा की घटना को चुनावी हिंसा से जरूर जोड़कर देख सकते हैं। राजनीतिक हत्या इसे समझा जा सकता है, लेकिन अन्य जो हत्याएं जैसे आरा में डबल मर्डर हुआ या इससे पहले भी कुछ हत्याएं लगातार हुई हैं, उसे आप चुनावी हिंसा से जोड़ करके नहीं देख सकते। अब सवाल है कि आखिर क्यों बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लग पाती है। इसका जवाब है चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का चयन, जिस पर एक दिन पहले लाइफ टाइम्स ने आपको एडीआर की रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं दिखती है। और अगर बात मोकामा की करें तो उसकी वजह से बिहार में एक बार फिर चुनावी हिंसा हुई और खौफ का माहौल बन गया है। कत्ल का इल्जाम छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा है, और वहीं चुनाव में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हमने आपको पहले बताया भी, चौतरफा दबाव की वजह से एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज हो चुका है। दुलारचंद यादव की हत्या कैसे हुई, अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। पीड़ित पक्ष अपनी ओर से कई दावे कर रहा है, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन उससे पहले भी देखिए, जान लीजिए कि पूरे बिहार की सियासत में हलचल बनी रहेगी। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने इसे आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की साजिश करार दिया है, जबकि जनसुराज के प्रत्याशी सीधे अनंत सिंह पर आरोप मंड रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद तो अब मोकामा की जनता भी सवाल पूछ रही है कि क्या जंगल राज और क्या मंगल राज। पहले बोलता था सर कि जंगल राज, पहले जंगल राज नहीं था, अब हुआ जंगल राज। समझे सर, बिना दृष्टि गोली चल रहा है, बिना दृष्टि मार रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं सर। इसमें पुलिस प्रशासन सब मिला था। कल गए थे प्रचार करने, हुआ तहतर, तो ये इनका गाड़ी, पीयूष के गाड़ी चेक इन हुआ है, 10-12 गाड़ी चेक इन हुआ है। उनको गाड़ी काहे चेक इन हुआ है, काहे चेक इन हुआ है? यहाँ तो ये मुद्दा हो रहा है, यहाँ तो ये मुद्दा हो रहा है सर।